बच्चों, आज हम ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और मेरे हिसाब से ये फिजिक्स का सबसे इजी चैप्टर है। लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ेंगे तो ये कन्फ्यूजन बहुत पैदा हो जाएगा। तो इजी है, बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं, सवाल एक एक दो दो लाइन में हो जाएंगे, लेकिन आपको पढ़ना सिस्टमेटिकली पड़ेगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स, एसी करंट सर्किट्स। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एसी ईएमएफ। अब एसी ईएमएफ की बात करने से पहले मैं डीसी ईएमएफ की बात भी कर लूँ, है ना। एसी ईएमएफ का मतलब है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ईएमएफ चेंजेज वैल्यू एंड डायरेक्शन विथ टाइम। टाइम के साथ साथ वैल्यू भी चेंज होती है, डायरेक्शन भी चेंज होता है, राइट। और डीसी ईएमएफ में जो डायरेक्ट करंट ईएमएफ होता है, डीसी ईएमएफ हम लोग डायरेक्ट करंट ईएमएफ, वैल्यू कांस्टेंट रहता है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहती है, यानी बार बार नहीं बदलती है। अगर डीसी ईएमएफ का मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो टाइम के साथ में ईएमएफ का जो ग्राफ आता है वो ये आता है। इसे प्योर डीसी ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे प्योर डीसी ईएमएफ कहते हैं। हालांकि ऐसा ईएमएफ मिलना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन बैटरी के अंदर ऐसा ही होता है। जो बैटरी होती है ना हमारी, उसमें ऐसा ही ईएमएफ होता है। चलिए, एसी ईएमएफ जो होता है ना, इसकी वैल्यू टाइम के साथ बदलती रहती है। कितने तरह के होते हैं? बहुत सारे तरह के होते हैं। ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह के एसी ईएमएफ को क्या किया जाता है? पैदा किया जाता है, राइट। देखिए, मैं बहुत सारे तरह के एसी ईएमएफ बना दे रहा हूँ आपको। इनकी वैल्यूज एंड जो है ना डायरेक्शन बदलती हैं। तो देखो, एक दो एसी ईएमएफ के टाइप बना रहा हूँ मैं। बहुत सारे तरह के एसी ईएमएफ हमारी दुनिया में पाए जाते हैं। और वो एज पर द डिजायर हम बनाते हैं मशीनों से। हमारे पास में हर तरह की व्यवस्था अवेलेबल है। आज हम बहुत डेवलप्ड हैं। इसको कहते हैं साइनसोइडल एसी ईएमएफ। क्या कहते हैं इसको? साइनसोइडल एसी ईएमएफ, साइनसोइडल एसी ईएमएफ। इसे कहते हैं स्क्वायर टूथ एसी ईएमएफ। इसमें स्क्वायर जैसे ये टूथ बनते हैं, है ना, तो इट इज स्क्वायर टूथ एसी, स्क्वायर टूथ एसी, है ना, स्क्वायर टूथ एसी। इसे कह देते हैं शॉ टूथ एसी, शॉ टूथ एसी। और रेक्टेंगुलर एसी बन सकता है। रेक्टेंगुलर टूथ एसी, रेक्टेंगुलर एसी। और इस तरह से आपका ट्रायंगुलर भी बन सकता है। ये ट्रायंगुलर टूथ एसी। और भी कई तरह के बनाए जा सकते हैं, राइट। हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो साइनसोइडल एसी ईएमएफ के बारे में ही पढ़ेंगे। यानी हमारी जो स्टडीज हैं वो टोटल साइनसोइडल एसी ईएमएफ तक बेस्ड, मतलब लिमिटेड रहेंगी। तो आज की हम जो पढ़ाई करेंगे वो केवल साइनसोइडल एसी ईएमएफ की पढ़ाई करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम साइनसोइडल एसी ईएमएफ के प्रोडक्शन की बात करते हैं। प्रोड्यूस कैसे किया जाता है ना, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन मैंने आपको समझा दिया था पहले भी। ये जनरेटर जो है ना वो कैसे काम करता था। आपके पास में एन और एस मैग्नेटिक पोल होते थे। उसके अंदर आप एक कॉइल रखते थे, है ना, और कॉइल को आप घुमाते थे तो फिर आपका एसी ईएमएफ डेवलप होता था। ऐसा हमने आपको पढ़ाया था ना। तो क्या था हमारा कंसेप्ट था? फाई इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी, कॉस थीटा। और जो फाई आया था मैग्नेटिक फ्लक्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स थे, बी मैग्नेटिक फील्ड था, ए आपका सरफेस एरिया था,
कॉस थीटा को हमने ओमेगा टी बोला था, ये आपका था। फिर हमने ई को क्या बोल दिया था, ई को हमने बोल दिया था डी फाई अपॉन डी टी, डिफ्रेंशिएट किया था, माइनस का साइन भी लगा दिया था। हमारा ई आ गया था ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारा पीक वैल्यू था। यहाँ पर हमने लिखा था फाई नॉट कॉस ओमेगा टी। फिर हमने ई को लिख दिया था, ई को लिख दिया था फाई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना। ई नॉट जो है आपका ईएमएफ का पीक वैल्यू था, पीक ईएमएफ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, पीक ईएमएफ। पीक ईएमएफ आपका फाई नॉट ओमेगा था। ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दिया था किसमें, ईएमआई वाले चैप्टर में। ये प्रोडक्शन है। अब ये तो चलिए प्रोडक्शन है, अब हम आते हैं फेज पर, है ना। तो देखिए जो आपका एसी ईएमएफ है ना, उसको हम आजकल ऐसे लिखेंगे E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब देखो क्या क्या चीज़ें क्या क्या हैं वो जरा मैं क्लियर कर दूं आपको। E है एसी ईएमएफ एट एनी टाइम टी, एसी ईएमएफ एट एनी टाइम टी। ई नॉट है पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी ईएमएफ, पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी ईएमएफ। एसी ईएमएफ है ना। और आपका ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं 2 पाई न्यू। इसे आप 2 पाई टी भी बोल सकते हैं। टी इज टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द कोइल इन द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी है। अगर हम न्यू की बात करते हैं तो इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है, इंडिया में कुछ अमेरिकन कंट्रीज हैं, तो अमेरिकन कंट्रीज में ये 60 हर्ट्ज होती है। कुछ अमेरिकन कंट्रीज हैं, सारे नहीं, तो अमेरिकन कंट्रीज में है, अमेरिकन कंट्रीज, राइट। मैक्सिमम कंट्रीज जो वर्ल्ड की बनाती हैं वो 50 हर्ट्ज की ही बनाती है, जैसे चाइना 50 हर्ट्ज का ही बनाता है, और अदर कंट्रीज भी 50 हर्ट्ज की बनाती हैं, रशिया भी 50 हर्ट्ज का ही बनाता है ना। ये अमेरिका में 50 हर्ट्ज का बनाया हुआ पता नहीं अब ये कभी बन गया, आज उसको बड़ा नुकसान होता है इसके कारण, 60 हर्ट्ज के कारण, है ना, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो अकॉर्डिंगली बनाने पड़ते हैं सारे। हाँ, जैसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, ये सब अकॉर्डिंगली बनाने पड़ते हैं, राइट। चलिए ये चीज़ हो गई आपके पास। अब ये ओमेगा टी प्लस फाई क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई, ध्यान दीजिए, ओमेगा टी प्लस फाई ये क्या चीज़ है, प्लस थीटा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ दिस चैप्टर। इसे कहते हैं फेज एंगल एट टाइम टी। टी टाइम पर फेज एंगल है ये, है ना। अच्छा, थीटा इज व्हाट, थीटा इज इनिशियल फेज एंगल, इनिशियल फेज एंगल एट टाइम टी, टाइम जीरो टाइम पर क्या फेज एंगल आएगा। अगर आप t इक्वल टू 0 लिख देंगे तो आपका थीटा आ जाएगा वहाँ पर, है ना। तो ये आपका जो है ना एसी ईएमएफ का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम करंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, करंट का रिप्रेजेंटेशन भी हम ऐसे ही करते हैं, I इक्वल टू आई नॉट। अब ये साइन जो है इसमें ओमेगा टी प्लस माइनस फाई हो जाएगा। इसमें क्या होगा, आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट, ओमेगा आपका फ्रीक्वेंसी है, फाई क्या है आपका फेज एंगल है ना, किसी टाइम पर। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही है। अब हम इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन मैं कुछ छोटी छोटी बातें बता दूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका सर्कल है, अगर इस सर्कल की रेडियस ए नॉट है, मान लीजिए इस सर्कल की रेडियस ए नॉट है। अब आपका ये एंगल थीटा है, मान लीजिए किसी टाइम पर थीटा है। तो इसको अब हम इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, तो अगर हम इसका यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये वैल्यू आ जाती है a बराबर ए नॉट, या x बराबर लिख दो,
एक्स बराबर ए नॉट कॉस थीटा। अब ये एक्स बराबर ए नॉट कॉस थीटा, इसको हम कॉस ओमेगा टी लिख देते हैं, इसको हम कॉस ओमेगा टी लिख देते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने थीटा वहां से लिया होता तो, अगर मान लो हम यहां से अल्फा लेते हैं तो फिर इसको क्या लिख देते हैं, एक्स बराबर ए नॉट साइन अल्फा आ जाएगा, वो एंगल अल्फा होगा, राइट, वो आपका एक्स आ जाएगा ये। इसी तरीके से हमारे जो है ना ई और आई को हम रिप्रेजेंट करेंगे, यानी जैसे मान लीजिए सपोज आपका ये ई बराबर है ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब मान लीजिए थीटा की जो वैल्यू है साइन ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, आपकी जो थीटा की वैल्यू है वो मान लीजिए 60 डिग्री है। अब इसको आप यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस सर्कल पर? सबसे पहले तो आप सर्कल ऐसा बनाइए जिसकी रेडियस ई नॉट हो। तो ई नॉट इज व्हाट? ई नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। इसी को हम कहेंगे रेडियस ऑफ इक्विवेलेंट सर्कल। ध्यान दीजिए, किसी भी साइनसोइडल इक्वेशन को, साइन की, कॉस की, साइन कॉस, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस को हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हो उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं उस केस में कि जैसे ये साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री है, अब हम जो है ना ई इक्वल टू मान लेते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर 0 लिया है, यहाँ पर ई लिया है, यहाँ ई नॉट है, ये मैक्सिमम वैल्यू है ई नॉट की, यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट, वो मैक्सिमम वैल्यू है। अब हमें साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री चाहिए, प्लस 60 डिग्री चाहिए। पता है कैसे करेंगे हम? आप यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बना दीजिए, ये एंगल 60 डिग्री है। अब देखो आपकी रेडियस तो ई नॉट ही है, रेडियस तो क्या है, ई नॉट है। अब आपका जो ई की वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी ये देखना है। अच्छा एक मिनट जरा, आपने जैसे ई जो है उस एक्सिस पर लेना है या इस पर लेना है, कहीं भी ले लो आप, है ना। तो जैसे आपने अगर जिस एक्सिस से लिया है ना उस एक्सिस से आप इस तरह से रिप्रेजेंट करो कि आपका 60 डिग्री रिप्रेजेंट हो गई। तो जब आप यहाँ 60 डिग्री रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपका थोड़ा सा ध्यान दीजिए किस तरह से करना है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर आपका 0 आना चाहिए ना। हाँ, तो 60 डिग्री एंगल जो आपको लेना है ना, सही किया था, वहीं से लेना है आपको 60 डिग्री एंगल, ये लेना है आपको 60। तो ये वाली चीज़ ई आएगी आपकी, ये वाली चीज़ ई आएगी, है ना। और ये ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री आ गया, यानी कि आपका ये एंगल 60 डिग्री हो गया, है। ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। आप किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपको ध्यान हो ना तो हमने आपको बताया था एक दिन आर वेक्टर बराबर R0 साइन आर वेक्टर बराबर R नॉट या R कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ऐसा बताया था ना आपको। तो ये वही चीज़ है, इसमें से एक कंपोनेंट है आपका जो आएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से मेजर कर रहे हो उसको, थीटा इक्वल टू 0 रख रहे हो, 90 डिग्री रख रहे हो, वो सब आपका मैटर है, वो हम इस पर बात करेंगे। इन जनरल हमारा जो रिप्रेजेंटेशन आता है उसके लिए मैं क्लियर कर दूँ कि हम 0 डिग्री इसको लेते हैं और 90 डिग्री इसको लेते हैं और 180 डिग्री इसको लेते हैं और 270 डिग्री इसको लेते हैं और 360 डिग्री इसको लेते हैं। ये हमारा लेने का तरीका है। ये मोस्ट जनरल रिप्रेजेंटेशन है। हम अलग अलग एंगल से रिप्रेजेंट करेंगे फेज को, है ना। तो टू रिप्रेजेंट फेज एंगल, फेज एंगल। अब ध्यान देखो, इनिशियल फेज एंगल, जैसे मान लो हमारे पास दो इक्वेशन है, ई बराबर ई नॉट, एक मिनट, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, सपोज यहाँ पे प्लस लिख दिया है, कुछ भी लिख दो, प्लस थीटा लिख दो इसको, मान लो, है ना। तो थीटा क्या होगा? थीटा होगा इनिशियल फेज एंगल ऑफ ईएमएफ, ई
ऑफ EMF E, ये आपका आ गया। तो आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे EMF को? इनिशियल फेज एंगल है तो आप इनिशियल से एंगल थीटा बनाएंगे, ये आपका E आ जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका, है ना। बाकी फिर टाइम के साथ में ये बढ़ता जाएगा, बाकी टाइम के साथ में ये बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, अब देखिए आप आगे, ये आपका हो गया। इसके बाद में हम आगे कर सकते हैं, जैसे I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई किया, तो आपका ये फाई जो है ना इनिशियल फेज एंगल ऑफ I आ जाएगा, इनिशियल फेज एंगल ऑफ I आ जाएगा फाई। राइट, अब देखो जैसे ये हमने थीटा लिया, अब हमारे को साइन थीटा चाहिए, तो ये वैल्यू आएगी साइन थीटा की, E0 साइन थीटा की वैल्यू ये वाली आएगी, अगर हमने इसको थीटा लिया है तो ये E0 कॉस थीटा आएगा। अब हमें E0 साइन थीटा चाहिए, यानी E आपका इस एक्सिस पर आएगा, वैल्यू इस एक्सिस पर मेजर की जाएगी, लेकिन अमाउंट ये होगा, है ना, यानी अमाउंट हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपका ये रिप्रेजेंट, यानी कि थीटा आपका यहाँ से मेजर होगा, थीटा आपका यहाँ से मेजर होगा, आपका आंसर वो अलग एक्सिस पर आएगा। जिस एक्सिस से आप थीटा मेजर करेंगे, जिस एक्सिस से आप थीटा मेजर करेंगे, वैल्यू क्या आएगी, उस एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगी। वो तो होता ही है ना, वो तो होता ही है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर मैं इसको r मानूँ तो ये तो हमारी सिंपल मैथमेटिक्स है, पुरानी काल की मैथमेटिक्स, प्राचीन काल की मैथमेटिक्स, जिसको आपने 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा। इसमें कोई खास दमदार बात नहीं है, लेकिन ये बात है कि अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। बस आप इसी स्टेज पर पूरी तरह से इस चीज़ पर ध्यान दे लो, बाकी हम आगे का क्या पढ़ेंगे जो एक अलग कहानी है। तो क्या रहा आपका कि अगर आपने थीटा यहाँ से मेजर किया है एक्स एक्सिस से, जो कि हम जनरली करते हैं, तो आपकी वैल्यू जो है ना वो वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी, लेकिन रिप्रेजेंटेशन आपका इसी तरह से होगा, क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन, राइट। ये आर है तो ये आपका आर साइन थीटा होगा, और ये एक्चुअल में वाई की वैल्यू है ना। तो इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। अच्छा, अगर आपने मान लो थीटा वहाँ से ले लिया तो फिर समस्या हो गई, फिर आपका अब मेजरमेंट इधर आएगा। अगर आपने साइन से लिया है तो, कोसाइन से लिया है तो बात एक अलग है, तो वो अलग चीज़ है। वैसे हम हमेशा ये मानकर चलते हैं कि कॉस ओमेगा टी जो होगा उसको हम हमेशा लिख दिया करेंगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, हमेशा ऐसा लिख दिया करेंगे हम, ठीक है, जिससे क्या वो हमेशा के लिए साइन के अंदर ही चेंज हो जाएगा। चलिए जब हम करेंगे तब बताएंगे आपको, हर स्टेज पर हम इसको क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले हम आते हैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ AC EMF एंड करंट। चलिए, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ AC EMF एंड करंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये मान के चलिए कि इसमें से आपके बोर्ड में सवाल आता ही आता है। डिफरेंट वैल्यू ऑफ AC EMF एंड करंट। सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, इंस्टेंटेनियस ऑफ AC EMF एंड करंट। देखिए हम लोग अलग अलग ढंग से लिख देते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। तो हम जैसे लिख देते हैं E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा, है ना। I बराबर लिख देते हैं I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, ऐसा लिख सकते हो आप। अलग अलग एंगल हो सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन बन सकती है, वो जब हम करेंगे तब डिस्कस करेंगे। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज कहलाती है। दूसरा आता है एवरेज वैल्यूज, एवरेज वैल्यूज। तो बेटा एवरेज वैल्यूज की जब मैं बात करता हूँ तो मैं कह दूंगा E एवरेज बराबर 0, हमेशा 0 आएगा, I एवरेज भी 0 आएगा, ये बात ठीक है। ये एवरेज वैल्यूज आ गई। अब हम अगली बार में नेक्स्ट स्टेज पर बात करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज और मीन वैल्यू
एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल, देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक साइनसोइडल ग्राफ का पॉजिटिव हाफ साइकिल लेते हैं। तो हम ले लेते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। देखो बेटा, ये आपका साइनसोइडल ग्राफ है, इसका ये 0 है, ये यहाँ पर कैपिटल T कंप्लीट साइकिल है, ये T/2 है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। अगर मैं इस ग्राफ की इक्वेशन लिखता हूँ तो मैं लिख दूंगा E = E0 sin ओमेगा t। आप चेक करिए प्लीज। अब मुझे इसकी एवरेज वैल्यू चाहिए हाफ साइकिल के लिए, तो मैं पता है क्या करूंगा, ई एवरेज, पॉजिटिव हाफ साइकिल की एवरेज निकालनी है, पॉजिटिव हाफ साइकिल का एवरेज निकालना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सम करूंगा। एवरेज निकालने के लिए हम सम करते हैं, E0 sin ओमेगा t dt। सम करेंगे हम 0 से लेके T/2 तक का, फिर इसका ही भाग लगा देंगे T/2 - 0 तक का। तो ध्यान दीजिए, एवरेज निकालने का तरीका क्या है, एवरेज निकालने का तरीका है आप इसका सम करिए सबसे पहले यहाँ तक का पूरा, फिर आप इस रेंज का भाग लगा दीजिए 0 से T/2 तक का। तो हमने ये काम कर दिया, यही हमारा आंसर है। अब आप देखो, ई एवरेज पॉजिटिव वाला आ रहा है हमारा, ये आ जाएगा ट्वाइस E0, बाहर निकाल दो, कांस्टेंट क्वांटिटी है, TB आपका आ ही जाएगा, है ना। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करिए आप, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, करेक्ट। अब आपका ये 0 से T/2 तक की लिमिट लगाई जाएगी, चेक करना एक बार अच्छी तरह से। तो ई एवरेज पॉजिटिव आएगा ये, बिकॉज वी हैव टेकन द एवरेज ऑफ द पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो ट्वाइस E0 अपॉन टी, माइनस को आप बाहर निकाल दीजिए। कैलकुलेशन जरा करने के अंदर आप हेल्प करिएगा मेरी। चलो एक काम करो, इस ओमेगा को भी बाहर निकाल ही दो आप, कॉस ओमेगा T/2 माइनस कॉस 0, ये आपका आ गया बेटा, है ना। तो एक बार जरा आप चेक करना, ई पॉजिटिव, ई एवरेज पॉजिटिव, ट्वाइस E0 अपॉन टी, ओमेगा को लिखो 2π/t, ओमेगा को 2π/t लिखिए। अच्छा, अब ये आ गया कॉस ओमेगा T/2, ओमेगा को लिखते हैं 2π/t। यस, आप इसको सॉल्व करिए पूरा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो t से t कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो E0 अपॉन पाई आ गया, और माइनस तो आपका था ही, माइनस को छोड़ करके मत जाइए आप, ये आपका माइनस E0 अपॉन पाई आया, और यहाँ पर -1 दो बार आ गए, यानी कि ये आ जाएगा +2 E0 अपॉन पाई। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपकी वैल्यू ये आएगी, तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ये आपका रिजल्ट आ गया +2 E0 अपॉन पाई। अगर मान लीजिए आप करंट निकालते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो भी यही आएगा, आई एवरेज पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपका आंसर यही आएगा, ट्वाइस I0 अपॉन पाई। ओके, दैट इज मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल। कुछ नहीं, आपके आंसर वही आएंगे, बताऊं क्या, ई एवरेज नेगेटिव वाला आएगा और इसका आंसर आएगा -2 E0 अपॉन पाई, और आई एवरेज नेगेटिव वाला आएगा क्या, -2 I0 अपॉन पाई। आपको कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं, बस वो जो लिमिट है ना यहाँ पे ध्यान दो, ये जो आपने लिमिट लगाई है, ये लिमिट आप T/2 से T तक की लगा देंगे बस, और नीचे आप T - T/2 लिख देंगे, यानी कि ये आपका देखो यहाँ से चेंज आ जाएगा। मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, यहाँ पर आप लिखेंगे T/2, यहाँ पर लिखेंगे T, और यहाँ लिखेंगे T - T/2, बस खत्म, यही आपका आंसर है। कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट योर रिजल्ट, ठीक है। तो उस पर अपने को टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, वी शुड नॉट
वेस्ट आर टाइम। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लेते हैं, जो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हाँ जी, रूट मीन स्क्वायर को वैल्यू को कहते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ और करंट, ऑफ ईएमएफ और करंट। बेटे इस बात को समझिए आप लोग कि व्हाट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ और करंट। मैं आपको बताता हूं कि अनटिल और अनलेस स्पोकन एनीथिंग, ये आप रूल बना करके चलना, ध्यान दो। हाँ जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं मैं, अनटिल और अनलेस स्पोकन स्पेसिफिकली, अनटिल और अनलेस स्पोकन स्पेसिफिकली, स्पोकन स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली, है ना, ध्यान दो, अनटिल और अनलेस स्पोकन स्पेसिफिकली, all values discussed are RMS values। ध्यान दीजिए, अगर मान लो क्वेश्चन वाला कुछ भी नहीं बोलता है आपको, सीधे उसने कहा है ईएमएफ ऑफ दिस, इसका मतलब आरएमएस है। उसने कहा करंट ऑफ 5 एम्पियर, इसका मतलब आरएमएस है। अगर उसने जब तक कुछ बोला नहीं, जब वो बोल देगा पीक वैल्यू या इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तब मामला अलग है ना। अब देखिए आरएमएस का मतलब क्या है। आरएमएस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर, रूट प्लस मीन प्लस स्क्वायर, ये आरएमएस है। तो हम क्या करेंगे, आरएमएस निकालने के लिए सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन करेंगे, फिर रूट करेंगे। तो देखिए आरएमएस के लिए मैं बाकायदा पूरा डिटेल जो है ना कर रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास में E बराबर है E नॉट साइन ओमेगा टी। तो E नॉट साइन ओमेगा टी का आपका ग्राफ कैसा आता है, आपका ग्राफ ऐसा आएगा, राइट। मेरे को अब आरएमएस वैल्यू चाहिए, तो मैं ई आरएमएस डिफाइन कर रहा हूँ। आप देखना, मेरी डेफिनेशन चेक करना, रूट मीन स्क्वायर। सबसे पहले मैं ई का स्क्वायर करूँगा, तो मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, आप देखना ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आया, हमने स्क्वायर कर दिया, तो एक काम कंप्लीट हो गया। देखिए हमारे जो काम है वो मैं बता दूँ, रूट हमारा काम है, प्लस मीन हमारा काम है, और स्क्वायर हमारा काम है ना, राइट। हमने स्क्वायर वाला काम कंप्लीट कर दिया है। अब हम मीन वाला काम करेंगे। मीन कैसे निकालेंगे, मीन हम इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेके कैपिटल टी तक डी टी के रेस्पेक्ट में, और हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे t माइनस 0। ये आपका मीन आ गया। देखिए मीन निकालने के लिए नहीं, एवरेज निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए हमने इंटीग्रेट किया जीरो से लेके t तक कंप्लीट साइकिल के लिए, और हमने t माइनस 0 का भाग लगा दिया है, ये आ गया। अब हम रूट ले लेंगे, ये रूट आ गया, ये लो जी, काम खत्म। तो ये आरएमएस आ गया हमारे पास। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना ई आरएमएस, तो देखिए ई आरएमएस को आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट तो रहेगा ही रहेगा आपका, इसमें कोई कुछ करने वाला नहीं है। आपका ई नॉट जो है इसको आप बाहर निकाल दीजिए, तो ई नॉट स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, आपका टी यहाँ रह जाएगा, टी यहाँ रह जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन रह जाएगा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब आप इसको इंटीग्रेट करिए, लिमिट आप जीरो से टी लगाएंगे। जब आप इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन करते हैं इस पूरे फंक्शन का जीरो से लेके टी तक, तो ये आपके t अपॉन 2 आता है। हाँ जी, ये आपका पूरा कंप्लीट करकड़ा करके डिफरेंशिएशन वो इंटीग्रेशन वगैरह करके, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी को, सोचिए आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा क्या होता है बताइए, कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिखेंगे, और फिर आप इंटीग्रेट करेंगे, फिर आप वैल्यूज पुट करेंगे, यू विल गेट रिजल्टेंट व्हाट, ये आएगा रिजल्टेंट आपका, रिजल्टेंट ये आएगा बेटा, ई नॉट स्क्वायर आएगा बिल्कुल, टी आपके पास आएगा,
और आपका जो यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है वो आएगा T/2, T/2। कुल मिला के आपके पास ERMS आएगा। आप करके देख लीजिएगा, ये मैं जानबूझ करके छोड़ दे रहा हूँ। ये आपका E0/√2 आएगा, ये ERMS आया। इसी तरीके से IRMS भी आएगा, ये आपका I0/√2 आएगा, IRMS। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वो मैं बताना चाहता हूँ मीन स्क्वायर वैल्यू। देखो मीन स्क्वायर वैल्यू, ये एक्चुअल में एडवांस वाले जो है ना कभी कभी ये वैल्यू बोल करके भी काम चला देते हैं। मीन स्क्वायर वैल्यू, इसके अंदर रूट नहीं निकाला जाता, यानी कि मीन स्क्वायर वैल्यू जैसे ई मीन स्क्वायर MS का मतलब होता है ERMS, इसका स्क्वायर होता है, यानी कि आपका E0 का स्क्वायर/2 आ जाएगा, ये है ना। हाँ, इसी तरीके से I मीन स्क्वायर का मतलब आपको मैंने बताया IRMS का स्क्वायर होगा। एक्चुअल में रूट का स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा, है ना। तो ये I0/√2 आएगा, आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन का। अरे सॉरी I0 स्क्वायर/2 आएगा भाई, I0 स्क्वायर/2, ये आपका मीन स्क्वायर वैल्यू आ गया। अब आपको हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ AC सर्किट्स, फिर कल हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ AC सर्किट, देखो बेटे AC सर्किट्स में क्या क्या पाए जाते हैं। AC सर्किट में एक तो रेजिस्टेंस पाया जा सकता है, एक कैपेसिटेंस पाया जा सकता है, एक इंडक्टर पाया जा सकता है, और एक सोर्स ऑफ EMF, सोर्स ऑफ AC EMF, ये भी इसका एक एलिमेंट है। रेजिस्टेंस आप जानते हैं, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। कैपेसिटेंस आप जानते हैं, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और आपका जो है इंडक्टर हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपके AC सर्किट के अंदर पाए जा सकते हैं। और जो सोर्स ऑफ AC EMF है उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, सोर्स ऑफ AC EMF। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, गोला बनाते हैं, गोला बना के ऐसे बना देते हैं। इसका मतलब है कि ये बदल रहा है, AC EMF का मतलब ये है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही करो, ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, राइट। अब आपका E बराबर जो है ना, इसको हम लिख देते हैं E0। अगर मान लो आपका इनिशियल फेज एंगल 0 है तो इसको sin ωt लिख देते हैं, E = E0 sin ωt प्लस फाई लिख देते हैं, थीटा लिख देते हैं। अब आपका अगर इनिशियल एंगल थीटा है तो E = E0 sin ωt आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब हम ये सब करने के बाद में कल हम मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम R, C और L के लिए अलग अलग डिस्कशंस करेंगे, फिर हम उनका कंबाइंड डिस्कशन करेंगे, राइट। आप इस चैप्टर में हाथों हाथ चीज़ों को जो है ना अपने कंट्रोल में लेते जाओ। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर, आपको लग भी रहा होगा। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, जो हमने स्टार्ट किया था, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या, फेज का रिप्रेजेंटेशन। कुछ नहीं करना है आपको। फेज के रिप्रेजेंटेशन में बड़ा सिंपल सा रूल है, आपको 0, 90, 180, 270, 360 बस ऐसे रिप्रेजेंट कर देना है। अब वो पता नहीं क्या आएगा आपका, जो आएगा उसका हम कर दिया करेंगे। आपको मैं एक बात और बता देता हूँ यहाँ पर, हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फेज रिप्रेजेंटेशन के लिए बात बता देते हैं हम। जैसे 0 डिग्री फेज एंगल को हम हमेशा यहाँ लिखेंगे, राइट। +π/2 को हम ऐसे ही लिखेंगे हमेशा। -π/2 को हम हमेशा ऐसे लिखेंगे। ये बस एक खास बात होगी हमारी, हमेशा ऐसे लिखेंगे। +π/2 ऊपर, -π/2 नीचे और 0 इधर। 180, 270 की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअल में जो 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री, उसको हम लिखते ही नहीं है, मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी, राइट। और जो ये आपका -π/2 है, ये 270 डिग्री होता है एक्चुअल में, और ये आपका 90 डिग्री होता है, राइट। तो इस तरह से आप फेज को रिप्रेजेंट करेंगे, और हम ऐसे हर सवाल के अंदर जो है ना इनका यूज किया करेंगे।
इससे क्या होगा कि आपके वेक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा और जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। सारे सवाल जो हैं वो एक एक टुकड़े के हैं, एक एक दो लाइन के सवाल होंगे सारे। लेकिन अगर आपने ये चीज़ पकड़ ली ना एक बार, तो आपके सारे सवाल आसान हो जाएंगे, नहीं तो आप घूमते रहेंगे सारे सवालों के अंदर ही। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि क्या क्या है, इनको अच्छी तरह से आप कंप्लीट कर लीजिए। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। कल हम सबसे पहले प्योर रेजिस्टिव सर्किट करेंगे, फिर प्योर इंडक्टर सर्किट करेंगे, फिर प्योर कैपेसिटर सर्किट करेंगे। ठीक है, नमस्ते।